हेलो फ्रेंड्स। आज हम उत्तर प्रदेश से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की मृदाएं। उत्तर प्रदेश की मृदाएं बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। कोई भी परीक्षा हो, आरओ की परीक्षा हो, यूपीपीएससी की परीक्षा हो या हमारी यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा हो, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा जो आयोजित परीक्षाएं कांस्टेबल की, एसआई की कराई जाती है, वो परीक्षाएं हो, इन सभी परीक्षाओं में समय समय पर इस टॉपिक से प्रश्न मालूम किए जाते हैं और इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत गहराई के आधार पर भी मालूम किए जाते हैं। तथ्यात्मक क्वेश्चन भी मालूम किए जाते हैं। तथ्यात्मक के साथ साथ अवधारणात्मक मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी मालूम किए जाते हैं। इसलिए हम इस टॉपिक के सभी आयामों को कवर करते हुए और इस टॉपिक को बाइंड अप करेंगे ताकि निकट भविष्य में अगर कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आए उसको हम अच्छे से डील कर पाए। चलिए हम अपना ये टॉपिक शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश की मृदाएं। उत्तर प्रदेश की मृदा। ठीक, तो ये हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश की मृदाएं। तो उत्तर प्रदेश की मृदाएं, एक छोटा सा हम उत्तर प्रदेश का चित्र बना लेते हैं। हमने चित्र बनाया, ये हमारा सहारनपुर वाला क्षेत्र हो गया। ये हम थोड़े से नीचे को आए, ये आए हम। ठीक, उसके बाद हम ये थोड़े से थोड़ा सा ऐसे होकर ये हो गया है ना। तो ये हमने क्या करा, उत्तर प्रदेश का चित्र बना लिया। तो ये तो हो गया एक रीजन, ये हो गया। ठीक है, एक ये हो गया। ठीक है, इसके साथ साथ अब हम बात करते हैं, ये वाली जो मृदा है हमारी, यहाँ ये पर्वतीय मृदाएं हो गई हमारी। पर्वतीय मृदाएं हो गई इस क्षेत्र में। यहाँ पर क्या है हमारी, दलदली। दलदली मृदा। ठीक है, ये हमारी पर्वतीय मृदा, ये हमारी दलदली मृदा। ठीक है, और ये गंगा की कांपदार मृदा। ये गंगा की कांपदार मृदा। ठीक है, इसके बाद जो है गंगा की कांपदार मृदा के बाद जो है भूरी एवं बादामी मृदा। यहाँ पर भूरी एवं बादामी मृदा, ये थोड़ी सी जो हो गई हमारी लाल प्लस काली मृदा। इधर को जो हो गई है हमारी लाल प्लस पीली मृदा। ठीक है, दो चीजें हो गई। देखो, ये तो हो गई हमारी पर्वतीय मृदाएं। ठीक है, ये हमारी थोड़ी दलदली मृदा हो गई। ये गंगा की कांपदार मृदा हो गई। उसके नीचे एक पट्टी आ गई, भूरी एवं बादामी मृदा हो गई ये। ठीक है, ये ललितपुर वाले क्षेत्र में लाल एवं काली मृदा, बुंदेलखंड में लाल और कहीं कहीं पर काली मृदा भी पाई जाती है, ध्यान रखना। फिर ये जो हो गई हमारी, ये सोनभद्र वाले एरिया में लाल एवं पीली मृदाएं भी पाई जाती हैं। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश की थोड़ी सी एक मोटा मोटा हमने आइडिया ले लिया। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की मृदाओं का विभाजन। ठीक है, उत्तर प्रदेश की मृदाओं का, उत्तर प्रदेश की मृदाओं का विभाजन। तो ये हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की मृदाओं का विभाजन। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की मृदाओं के अगर विभाजन के बारे में बोले, एक तो इसमें भाबर मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा पाई जाती है इसमें, एक भाबर मृदा पाई जाती है।
दूसरी जो है इसमें पाई जाती है हमारी तराई की मृदा, तराई मृदा। ठीक है, इसके बाद जो है मध्यवर्ती मैदानी मृदा, मध्यवर्ती मैदानी मृदा। फिर मध्यवर्ती मैदानी मृदा के बाद जो है पर्वती पठारी क्षेत्र की मृदा पाई जाती है। इसके बाद जो है हमारी पठारी क्षेत्र की मृदा पाई जाती है, पठारी क्षेत्र की मृदा। अब देखो, एक भाबर मृदा हो गई, एक तराई मृदा हो गई, एक मध्यवर्ती मैदानी मृदा हो गई, एक हमारी पठारी क्षेत्र की मृदा हो गई। अब नीचे की ये दोनों मृदाएं जो हैं इनको फर्दर हम मतलब इनका क्लासिफिकेशन करेंगे। जो मध्यवर्ती मैदानी मृदा है हमारी, मध्यवर्ती मैदानी मृदा जो है हमारी, फिर इसमें कौन कौन सी हो गई, जलोढ़ मृदा हो गई हमारी। ठीक है, जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा भी हमारी दो प्रकार की होती है, एक खादर मृदा, एक खादर मृदा, एक बांगर मृदा, बांगर मृदा। ठीक है, एक हमारी हो गई हमारी जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा के बाद जो हो गई ये हमारी खादर मृदा, बांगर मृदा हो गई हमारी। ठीक है, फिर इसके बाद हो गई आपकी लवड़ीय मृदा हो गई, लवड़ीय मृदा हो गई। ठीक है, लवड़ीय मृदा के बाद हो गई हमारी मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा हो गई, मरुस्थलीय मृदा हो गई। फिर इसके बाद हो गई भूड़ मृदा हो गई हमारी, भूड़ मृदा हो गई हमारी। ठीक है, भूड़ मृदा के बाद काली या रेगुर मृदा हो गई, काली या रेगुर मृदा। ठीक, फिर इसके बाद जो है अब हम जो हमारी पठारी मृदा है, हमारी जो पठारी मृदा है, पठारी मृदा की अगर हम बात करते हैं, नंबर 1 पर हो गई हमारी राकर मृदा या राकड़ मृदा। नंबर 1 पर हो गई राकड़ मृदा। दूसरी हो गई राकड़ मृदा या राकर मृदा, इसको राकर मृदा भी बोलते हैं, नंबर 1 पर हो गई। ठीक, राकर मृदा के बाद हो गई हमारी भोंटा मृदा हो गई हमारी, भोंटा मृदा हो गई हमारी। भोंटा मृदा के बाद हो गई हमारी लाल मृदा, लाल मृदा हो गई। लाल मृदा के बाद हो गई हमारी परुआ मृदा। ठीक है, परुआ मृदा, परुआ मृदा। ठीक है, परुआ, परुआ को पड़ुआ मृदा भी बोलते हैं। ठीक है, फिर क्या हो गया मार मृदा या माण मृदा, मार मृदा या माड़ मृदा। ठीक, मार मृदा या माड़ मृदा। तो अब हम अगर क्लासिफिकेशन की बात करें उत्तर प्रदेश की मृदाओं का विभाजन, तो भाबर की मृदा हो गई, एक तराई क्षेत्र की मृदा हो गई हमारी, मध्यवर्ती मैदानी मृदा हो गई। मध्यवर्ती मैदानी मृदा में हमारी जलोढ़ मृदा, खादर मृदा। जलोढ़ मृदा को भी दो बड़ा भागों में बांटते हैं, खादर मृदा, बांगर मृदा। फिर एक हमारी लवणीय मृदा हो गई। ठीक है, एक हमारी मरुस्थलीय मृदा हो गई, एक हमारी भूड़ मृदा हो गई, एक हमारी काली या रेगुर मृदा हो गई। फिर पठारी क्षेत्र की, पठारी अगर हम, फिर हमारी क्या हो गई, हमारी देखिए सामने दिख रहा होगा पठारी क्षेत्र की मृदा, तो ये हो गई हमारी राकड़। ठीक है, राकर या राकड़ मृदा हो गई। फिर भोंटा मृदा हो गई हमारी ये, फिर लाल मृदा हो गई, फिर परवा मृदा हो गई हमारी। ठीक है, फिर मार या माड़ मृदा हो गई। 3 2 5। ठीक है, ये हमारी, ठीक है,
मतलब ये पठारी क्षेत्र में मृदा पाई जाती है। ये हमारी भाबर के क्षेत्र में, तराई के क्षेत्र में मृदा पाई जाती है। मध्यवर्ती मैदानी मृदा पाई जाती है। मध्यवर्ती मैदानी में जलोढ़ मृदा, खादर, बांगर, लवण मृदा, मरुस्थलीय मृदा, भूड़ मृदा, कालीय रेगुड़ मृदा। अब हम इन, ठीक है, मृदाओं को एक एक करके हम, ठीक है, इनकी व्याख्या करते हैं। ठीक है, इसके अब जो है हम एक एक करके जो है इनकी व्याख्या करते हैं। इन जो मृदाएं हैं, आपको मैं फिर बोल रहा हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसमें से बहुत टफ क्वेश्चन भी देखे मैंने। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे थे, बड़े टफ टफ क्वेश्चन थे, तो इसलिए इस टॉपिक को गहनता के साथ पढ़ना है, जिससे कि कहीं से भी प्रश्न आए उस प्रश्न को हम बनाकर ले जाएं। ओके, आइए हम एक एक करके अब जो मृदाएं हमने लिखी हैं उनकी हम व्याख्या करते हैं। भाबर मृदा, देखिए आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो ये है, ये यहाँ पर ये सारी शिवालिक रेंज है, हिमालय की शिवालिक रेंज है। ये क्या है, हमारी हिमालय की शिवालिक रेंज है। अब ये हिमालय से यहाँ को जब पानी, नदियाँ आती हैं, ये नदियाँ अपने साथ कंकड़, पथरीली बालू, ठीक है, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े बहाकर लेकर आती हैं। क्योंकि यहाँ से ढाल होता है, नदियों की तीव्र गति होती है हिमालय से उत्तर, जो उत्तर प्रदेश है उसके पर्वत पादीय क्षेत्र में। तो ये बहुत तेज ढलान की वजह से हिमालय की नदियों की तीव्र गति होती है। उसी तीव्र गति के सहारे कंकड़, पत्थर, ठीक है, बजरी, ठीक है, बालू, ये बहकर आ जाते हैं और यहाँ पर जो है लगभग ये एक पट्टी, ठीक है, कंकर की बन जाती है। कंकर की, पत्थर की, पथरीली, मोटे मोटे पत्थर बन जाते हैं। कहाँ से, यहाँ से, ये ऐसे करके, ठीक है। तो ये अलग अलग, जैसे ये सहारनपुर का क्षेत्र है, बिजनौर का क्षेत्र है, ऐसे ऐसे जहां तक जो हमारे पर्वत पादीय क्षेत्र जाते हैं, ज्यादातर जो इसका विस्तार है, हम बोल सकते हैं कि सहारनपुर और बिजनौर तक ही इसका अधिकांशतः विस्तार पाया जाता है। कहाँ तक पाया जाता है, ये हमारा सहारनपुर वाला क्षेत्र हो गया। सहारनपुर के बाद मुजफ्फरनगर और ये बिजनौर वाला क्षेत्र हो गया। तो यहाँ पर जो है ये भाबर वाली मृदा पाई जाती है। भाबर वाली मृदा की क्या क्वालिटी होती है, क्वालिटी इसमें इसके गुण क्या क्या होते हैं, मोटी पथरीली जमीन होती है, इसमें मिट्टी मोटी होती है, पथरीली होती है। और यहाँ जो है जमीन जो है, भूमि उपजाऊ नहीं होती, क्योंकि पथरीली जमीन में क्या ही फसल उगेगी। तो जो भाबर की जो है, यहाँ पर पथरीली जमीन होती है, इसलिए उपजाऊ नहीं होती। और एक बात और बतलाता हूँ, यहाँ से जो नदियां आती हैं, यहाँ लुप्त हो जाती हैं। और भाबर के क्षेत्र से जैसे ही अगली जो दक्षिण की तरफ को चलोगे, इस भाबर के क्षेत्र से, ये जैसे ये हमारा तराई का क्षेत्र हो गया, तो भाबर के क्षेत्र से जैसे तराई में है, भाबर के क्षेत्र में नदियां लुप्त हो जाती हैं पत्थर के नीचे। लेकिन जैसे ही इस रीजन से बाहर को निकल कर आती है भाबर के क्षेत्र से, नदियां पुनः प्रतीत होने लगती हैं, मतलब दिखाई देने लगती हैं। तो भाबर का क्षेत्र जो है, भाबर की मृदा कहाँ पाई जाती है, सहारनपुर में, ठीक है, सहारनपुर में। कहाँ, शिवालिक के जो गिरिपाद, शिवालिक पर्वत जो है इसके गिरिपाद क्षेत्र में पाई जाती हैं। और ये कहाँ पर पाई जाती है, बिजनौर, और आपका बिजनौर हो गया, सहारनपुर हो गया, बिजनौर और सहारनपुर में ये पाई जाती हैं। फिर इसके साथ कंकड़ होती है, इसमें पत्थर होता है, पत्थर के टुकड़े होते हैं, इसमें मोटा बालू होता है। और ये जो है हमारा कृषिगत गतिविधियों के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है हमारा भाबर की, ठीक है। और इसका विस्तार जो बिजनौर और सहारनपुर के वेस्ट में है। नदियों द्वारा ये कैसे बनती है, नदियों द्वारा जो निक्षेप लाया जाता है हिमालय से, उसी निक्षेप के द्वारा इसकी एक पट्टी बन गई है, उसी पट्टी को हम भाबर कहते हैं। भाबर हमारा क्लियर हो गया, तो भाबर को हम मिटा देते हैं। भाबर के बाद अब हम तराई क्षेत्र में चलते हैं, तराई मृदा में चलते हैं। भाबर के जैसे ये हमारी जो है, जस्ट ये भाबर का क्षेत्र है, भाबर का क्षेत्र है। भाबर से
जस्ट थोड़े से अगर हम नीचे की तरफ दक्षिण की तरफ चलेंगे, सॉरी, भाबर से अगर हम ये थोड़े से नीचे को चलेंगे, ये हमारा तराई का क्षेत्र हो गया, ये वाला ये हमारा तराई का क्षेत्र हो गया। ठीक है, इस तराई के क्षेत्र में कौन कौन सी जगहें आती हैं हमारी? तराई के क्षेत्र में आपका आ गया ये सहारनपुर हो गया, थोड़ा सा मुजफ्फरनगर हो गया, फिर बिजनौर हो गया, बिजनौर के बाद आपका मुरादाबाद हो गया, मुरादाबाद के बाद आपका पीलीभीत हो गया, पीलीभीत के बाद आपका लखीमपुर खीरी हो गया, लखीमपुर खीरी हो गया, उसके पश्चात जो है आपका सिद्धार्थ नगर हो गया। ठीक है, और बलरामपुर हो गया, कुशीनगर हो गया, देवरिया हो गया, थोड़ा सा गोरखपुर का क्षेत्र, ऐसे ही ये सहारनपुर से चलकर कुशीनगर देवरिया तक पट्टी चलती रहती है। ठीक है, तो ये पट्टी जो है, ये वाली पट्टी, ये तो भाबर हो गया, ये नीचे जो हो गया तराई का क्षेत्र हो गया। ठीक है, और तराई का क्षेत्र जो है हमारी कृषिगत गतिविधियों के लिए उपयोगी है। तराई का क्षेत्र जो है हमारी कृषिगत गतिविधियों के लिए उपयोगी क्षेत्र है ये। ठीक है, और महीन कण होते हैं। महीन कण कैसे होते हैं इसमें? जैसे यहाँ से यहाँ को जो आएंगे वो बारीक कण आएंगे, मोटे कण तो यही रुक जाएंगे, क्योंकि अब जल जो है भाबर क्षेत्र के बाद इतना सक्षम नहीं रहने का कि वो बड़े कणों को बहाकर ले जाए, इसलिए यहाँ जो आते हैं महीन कण आते हैं। ठीक है, महीन कण, कणों का कलेक्शन हो जाता है, और ये महीन कण जो है उपजाऊ, ठीक है, उपजाऊ, बहुत उपजाऊ भूमि होती है तराई की। इस तराई के क्षेत्र में आपका गन्ना होता है, ठीक है, धान होता है, गेहूं की फसल होती है। ठीक है, और इसके बाद नाइट्रोजन और जीवाश्म पदार्थ इसमें होते हैं। ठीक है, इसको हम क्या है, दोमट मिट्टी के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन, दोमट मिट्टी के रूप में भी इसको जानते हैं। इस मिट्टी में गन्ने की खेती बहुत ज्यादा होती है, गन्ने के साथ साथ गेहूं की खेती होती है, धान की खेती होती है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करें इस मिट्टी को, जो तराई की मृदा है, इसको दोमट मिट्टी के, इसको किस नाम से जाना जाता है? दोमट मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यूपी में इसको सिकटा, करियल, धनका भी कहा जाता है। यहाँ जो मृदा होती है सिकटा, ठीक है, ढनका भी कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव में मालूम कर सकता है, क्योंकि दोमट मिट्टी तो सभी जानते हैं। तो दोमट मिट्टी को, या जो हमारी तराई की मृदा है, उस तराई की मृदा को हम अन्य नामों से भी जानते हैं। क्या? सिकटा, करियल और ढनका, सिकटा, करियल और ढनका नाम से भी जानते हैं। अन्य नाम क्या है इसका? तराई की मिट्टी का सिकटा, ढनका, ढनका के नाम से भी जानते हैं। अगर हम बात करें इसमें कौन कौन सी फसल होती है? गन्ना होती है, ठीक है, गन्ना होती है, चावल होता है, चावल के बाद गेहूं भी होता है। कण क्या होते हैं? महीन कण होते हैं, उपजाऊ भूमि है ये। ठीक है, सहारनपुर से चलती है ये बेल्ट। फिर मैं एक बार बता रहा हूँ, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, रामपुर, रामपुर के बाद आपका पीलीभीत, पीलीभीत के बाद आपका क्या बोलते हैं, लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी, और आपका ये हो गया बलरामपुर हो गया, सिद्धार्थ नगर हो गया, कुशीनगर, ठीक है, देवरिया, गोरखपुर, ये सारी बेल्ट ऐसे तराई की बेल्ट है, और कृषि संपन्न क्षेत्र है ये। ठीक है, तो इसके साथ साथ इसमें क्या है, और ये, ठीक है, समतल भूमि होती है, दलदली भूमि होती है, क्योंकि तराई में वर्षा बहुत होती है, इसलिए ये समतल भूमि होती है, दलदली भूमि होती है। ठीक है, तो इसके बाद हम, ये हमारी अब मोटा मोटा इसकी हो गई, हमारी तराई मृदा की बात हो गई। तराई मृदा के बाद अब आते हैं हम मध्यवर्ती मैदानी मृदा। मध्यवर्ती मैदानी मृदा में अगर हम खादर की बात करते हैं, ठीक है, खादर की बात, ये हम खादर की बात करते हैं, खादर मृदा, यहाँ को ये, अब हम खादर मृदा की चर्चा करते हैं। मध्यवर्ती मैदानी मृदाएं जो हैं
उन्हीं का एक जलोढ़ मृदा होती है। जलोढ़ मृदा को दो भागों में बांटा करता है, खादर मृदा और बांगर मृदा। अब हम खादर की बात कर रहे हैं, जो जलोढ़ मृदा का भाग है। जलोढ़ मृदा मध्यवर्ती मैदानी मृदा का एक हिस्सा है। तो खादर क्या है, इसको कछारी मृदा भी बोलते हैं। ये कछारी होती है, ठीक है। कछारी के साथ साथ जो है ये नवीन जलोढ़ मृदा होती है। नवीन जलोढ़ मृदा भी होती है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें, इसका रंग जो होता है वो हल्का भूरा रंग होता है। कैसा रंग होता है इसका? हल्का भूरा रंग होता है। इसका रंग जो होता है हल्का भूरा रंग होता है। रंग के बाद इसमें चूना, पोटाश, मैग्नीशियम, जैव तत्व, ठीक है, इसमें, ठीक है, चूना, पोटाश, मैग्नीशियम, जैव तत्व इसमें पाए जाते हैं। इसमें क्या क्या पाया जाता है? चूना, पोटाश, ठीक है, मैग्नीशियम प्लस जैव तत्व इसमें पाए जाते हैं। और इसके साथ साथ ये भूमि जो होती है उर्वरा भूमि होती है। उर्वरा भूमि होती है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं, खादर मृदा की बात करते हैं, तो खादर मृदा चूना होता है, इसमें पोटाश होता है, मैग्नीशियम होता है, जैव तत्व होते हैं। कछारी मृदा होती है, नवीन जलोढ़ मृदा होती है, हल्का भूरा रंग होता है, उर्वरा मृदा होता है। और खादर मृदा, तो खादर मृदा होती है जलोढ़ मृदा का ही एक भाग है। अब क्या होता है, ये किस क्षेत्र में होती है? देखिए, जो गंगा या गंगा की सहायक नदियां हैं, जहां पर समय समय पर बाढ़ आ जाती है, तो सपोज दैट किसी एरिया में हर साल बाढ़ आती है, तो उस बाढ़ के क्षेत्र में हर साल बाढ़ आने से एक मट्टी के ऊपर नई मिट्टी की परत जम जाती है। तो वो जो मट्टी की नई परत जमती है, उसी को हम खादर मृदा बोलते हैं, ठीक है। मतलब ये क्या है, बहुत पुरानी मृदा नहीं होती, ठीक है। वो मिट्टी जो है हमारी खादर मृदा हो गई। और ये नवीन निर्मित जलोढ़ मृदा होती है, जबकि बांगर जो होती है वो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है। तो समझ गए, जो हमारी खादर मृदा हो गई, इसमें हमारा चूना हो गया, पोटाश हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जैव तत्व पाए जाते हैं। कछारी, कछारी मतलब इसकी थिकनेस थोड़ी कम होती है, बहुत ज्यादा मतलब इसकी गहराई नहीं होती। मिट्टी की नवीन जलोढ़ मृदा होती है ये, मतलब ये बहुत पुरानी मृदा नहीं होती। पुरानी क्यों? क्योंकि हर साल इसके ऊपर बाढ़ वाले क्षेत्र में नदियों के जो बाढ़ के साथ जो क्ले आता है, वो क्ले जमकर जो है नवीन जलोढ़ मृदा हो जाती है। और इसका हल्का भूरा रंग होता है, उर्वरा मिट्टी होती है ये। तो थोड़ा सा हमने ये खादर मृदा के बारे में जिक्र किया। अगर खादर के बाद जो है हम आगे बढ़े, बांगर, ठीक है। और ये पाया कहाँ जाएगा? मतलब वह क्षेत्र जहां पर नदियों द्वारा प्रत्येक वर्ष जल के साथ जो है क्ले या मृत्तिका बहाकर लाई जाती है और उसकी एक नवीन परत जम जाती है, उन क्षेत्रों में हमारी खादर मृदा पाई जाती है, ठीक है। तो खादर मृदा के बाद अगर अगला पॉइंट है हमारा बांगर मृदा, ठीक है, बांगर मृदा, ठीक है। अगला जो है हमारा बांगर मृदा है। बांगर मृदा कहाँ पर है? ये हमारी, ये अगले पॉइंट जो है हमारा बांगर मृदा की बात करें, जो हमारा बांगर मृदा है वो गंगा और यमुना का जो भाग है, जहां बाढ़ का पानी पहले आता था लेकिन अब नहीं आता। जो बांगर मृदा है कहाँ पर है हमारी? जहाँ गंगा और यमुना का जो भाग है, जहां पर कभी पहले बाढ़ आती थी लेकिन अभी बाढ़ नहीं आती, ठीक है। ये जलोढ़ मृदा बहुत प्राचीन मृदा होती है, पुरानी जलोढ़ मृदा होती है। तो बांगर कहाँ होता है? जहाँ कभी पहले गंगा का और यमुना की बाढ़ आ जाती थी लेकिन अब नहीं आती वहां पर, ठीक है। तो वहां की मिट्टी जो है बहुत मैच्योर हो जाती है, और उस मैच्योर को ही, पुरानी जलोढ़ मृदा को ही बांगर कहते हैं। और परिपक्व वह अधिक गहरी होती है। कौन सी? जो बांगर मृदा है हमारी, परिपक्व और अधिक गहरी होती है, उसकी थिकनेस मोटी होती है। और इसमें क्या होता है, सघन कृषि के कारण जो हमारी बांगर मृदा है ये भी उपजाऊ भूमि है, लेकिन
सघन कृषि के कारण, ठीक है, अवैज्ञानिक कृषि पद्धति के कारण इसकी जो उर्वरक क्षमता है वो कम होती चली जा रही है और इसमें विभिन्न जो तत्व हैं, ठीक है, नाइट्रोजन हुआ, फास्फोरस हुआ, उसकी मात्रा जो है लगातार समय के साथ साथ कम होती चली जा रही है। ठीक है, तो बांगर मृदा जो है हमारी पुरानी जलोढ़ मृदा है। अब हम जलोढ़ मृदा की दूसरी मृदा का जिक्र कर रहे हैं। बांगर मृदा कौन सी है? ये पुरानी जलोढ़ मृदा है। ये कौन सी है? पुरानी जलोढ़ मृदा है। ठीक है, ये क्या है? इसकी थिकनेस जो है ज्यादा है। इसकी थिकनेस जो है परिपक्व और अधिक गहरी है। परिपक्व व अधिक गहरी। परिपक्व व अधिक गहरी है। ये पुरानी जलोढ़ मृदा है, परिपक्व व अधिक गहरी है। और इसमें क्या है? सघन कृषि के कारण, सघन कृषि का मतलब भूमि पे कृषि करते ही चले जा रहे हैं, अवैज्ञानिक तरीके से करते चले जा रहे हैं, लगातार करते चले जा रहे हैं, उसको रेस्ट ही नहीं दे रहे, तो उस वजह से इसमें जो पोषक तत्व थे और वो जो है पोषक तत्व कम होते चले जा रहे हैं और इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। इसमें नाइट्रोजन भी कम मात्रा में पाया जाता है और फास्फोरस भी हमारा कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, अब इसके मतलब हम अब इसके एक बार इसको बाइंड अप कर लेते हैं। बांगर मृदा हमारी पुरानी जलोढ़ मृदा होती है, परिपक्व व अधिक गहरी मृदा होती है। ठीक है, नाइट्रोजन इसमें कम पाया जाता है, पोटाश जो है, फास्फोरस जो है वो भी इसमें कम पाया जाता है। क्यों? मतलब और जो ये जो है हमारे इसमें जो पोषक तत्व हैं, जो रासायनिक तत्व हैं कृषि के लिए उपयोगी हैं, वो कम इसलिए अवैज्ञानिक पद्धति से, अनियंत्रित कृषि सिंचाई पद्धति से कृषि हो रही है, इसलिए इसकी मतलब क्वालिटी हमारी घटती चली जा रही है। तो बांगर क्या है हमारा? एक बार रिपीट कर लेते हैं, बाइंड अप कर देते हैं। बांगर हमारा एक प्रकार की जलोढ़ मृदा है। खादर जबकि नवीन जलोढ़ मृदा है। बांगर हमारी पुरानी जलोढ़ मृदा है। और बांगर कहाँ? जहां गंगा व यमुना का वह क्षेत्र जहां पर अब बाढ़ नहीं आती, वो हमारी बांगर हो गई। और ये जो है अधिक परिपक्व मतलब खादर से ज्यादा पुरानी है ये वाली मृदा, अधिक गहरी, इसकी थिकनेस भी ज्यादा है, पुरानी जलोढ़ मृदा है। बस इसको हम यहीं पर बाइंड अप करते हैं, ये हमारी बांगर मृदा हो गई। ओके, बांगर मृदा के साथ अब हम जो मध्यवर्ती मैदानी मृदा है, अगली मृदा है हमारी लवणीय मृदा। अगली मृदा कौन सी है हमारी? लवणीय मृदा। ये लवणीय मृदा की बात करते हैं। मध्यवर्ती मैदानी भागों में लवणीय मृदा भी पाई जाती है। ठीक है, बंगर में अगर उचित, जो हमारी बांगर जलभूमि है, जो हमारी बांगर भूमि है, जो हमारी बांगर भूमि है, अगर उसमें उचित जल प्रबंधन नहीं हुआ, उचित जल प्रबंधन, जल प्रबंधन अगर उसमें नहीं हुआ, उचित जल प्रबंधन बंगर भूमि में अगर उचित जल प्रबंधन नहीं हुआ, तो उचित जल प्रबंधन ना होना, नहरों से सिंचाई करना, लवणता युक्त जल, ठीक है, लवणता युक्त जल से सिंचाई करना, ठीक है, वर्षा की कमी होना, जुताई एक ही गहराई तक करना, ठीक है, ये सभी कारण जो है हमारी बंगर भूमि को लवणता युक्त जल में परिवर्तित कर देते हैं। तो मैं एक आपको बताता हूँ, लवणता जो मृदा है, लवणता लवणीय मृदा जो है हमारी, जब बंगर भूमि में उचित जल प्रबंधन नहीं होता, ठीक है, लवणीय जल के साथ सिंचाई करते हैं, नहरों के साथ अधिक सिंचाई करते हैं, तो फिर क्या होता है? जब अधिक जल, यहाँ पर जल भरा रहता है, तो जो हमारे पोषक तत्व हैं वो घुलकर निक्षालित होकर वो जमीन की परत के नीचे चले जाते हैं और यहाँ पर केवल लवण ही बचता है, मतलब नमक बचता है। और नमक बचता है, ये हो गया हमारा। तो ये क्या है? एक सफेद सफेद सी परत भी दिखाई देने लगता है सूखने के बाद। तो इस तरीके की मृदा को हम लवणीय मृदा कहते हैं। लवणीय मृदा जो है हमारी, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ,
बांगर भूमि में बहुत ज्यादा नहरों द्वारा कृषि, लवड़ियां जल द्वारा कृषि कर रहे हैं, जुताई को एक ही गहराई तक कर रहे हैं, उस क्षेत्र का तापमान अधिक है। इन सभी वजहों से जो हमारी बांगर भूमि है वो काय में परिवर्तित हो जाती है, हमारी लवणीय भूमि में परिवर्तित हो जाती है। और होती कैसे, बहुत ज्यादा कृषि करी या हमारा जल एकत्रित होकर रह गया, ठीक है, वाटर लॉगिंग हो गई हमारी, तो इससे क्या है, जो हमारे पोषक तत्व तो नीचे चले जाएंगे, ऊपर हमारे लवण बचेंगे। इस लवण की वजह से ऊपर एक सफेद सफेद परत जम जाएगी या जम जाती है, उसी मृदा को हम लवणीय मृदा कहते हैं। और लवणीय मृदा जो है कृषिगत कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं होती, अर्थात इस क्षेत्र में, इस वाली भूमि में हमारी अच्छी, ठीक है, कृषि नहीं होती। इसको, ठीक है, लवणीय मृदा को हम रेह या कल्लर भी कहते हैं, रेह या कल्लर, कल्लर भी कहते हैं। थोड़ा सा मैं अगर उत्तर प्रदेश से अलग एक एग्जांपल दूं मैं आपको, पंजाब में और हरियाणा में बहुत ज्यादा समस्या हो रही है, जो हमारी बांगर भूमि है ना वो रेह या कल्लर या लवणीय मृदा में परिवर्तित हो जा रही है। क्यों? क्योंकि अवैज्ञानिक पद्धति से हरियाणा में इरिगेशन हो रहा है, नहरों द्वारा अंधाधुंध इरिगेशन हो रहा है, तो वाटर लॉगिंग की समस्या होती है। उन सभी वजहों से हरियाणा में भी रेह या कल्लर या बंगर भूमि जो है हमारी लवणीय भूमि में बदलती चली जा रही है। सरकार इस, हरियाणा सरकार जो है इस विषय पर गंभीरता से सोच भी रही है। खैर हम हरियाणा का जिक्र नहीं कर रहे, अभी हम अपने उत्तर प्रदेश का जिक्र कर रहे हैं। लवणीय मृदा हमारी बांगर भूमि में अगर उचित जल प्रबंधन नहीं है और नहरों द्वारा सिंचाई हो रही है, सिंचाई पे सिंचाई करे जा रहे हैं, लवणता युक्त जल से सिंचाई कर रहे हैं, वर्षा की अगर उस क्षेत्र में कमी हो रही है, जुताई एक ही गहराई तक कर रहे हैं हम, ठीक है, क्वालिटी युक्त जुताई ही नहीं कर रहे, तो इन सभी वजहों से जो हमारी बांगर भूमि लवणीय मृदा में बदल जाती है। और लगभग हमारी उत्तर प्रदेश के अंदर 10% भूमि इस अवैज्ञानिक इरिगेशन के कारण जो है ऊसर हो चुकी है। और इस लवणीय मृदा को रेह या कल्लर भी कहा जाता है। तो इस तरीके से हमारी लवणीय मृदा भी समाप्त, हमने बाइंड अप कर दिया। अगली मृदा है हमारी, ठीक है, भूड़ मृदा। ठीक है, भूड़ मृदा क्या होती है हमारी, जो गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र है, जहां बहुत पहले, ठीक है, ये भूड़ मृदा। अगला मरुस्थलीय, सॉरी, मरुस्थलीय मृदा की बात करते हैं, भूड़ मृदा की नहीं अभी, मरुस्थलीय मृदा। तो ये मरुस्थलीय मृदा जो है हमारी है, मरुस्थलीय मृदा, ये, सॉरी, ये हो गई हमारी मरुस्थलीय मृदा। एक बार मैं देख लेता हूँ कि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है या नहीं। ओके, अच्छी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, क्योंकि मैं अकेला ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए देखना पड़ता है। मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा जो है हमारी कहाँ पर, सबसे पहले कहाँ पर पाई जाती है, ये कुछ पश्चिमी डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, कुछ जो उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट हैं, वेस्टर्न जो डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, उनमें मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। अगर हम बात करते हैं जैसे कि हमारा हो गया, मथुरा हो गया, वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट की बात अगर हम करें, मथुरा हो गया, मथुरा में पाई जाती है ये, ठीक है, अलीगढ़ में पाई जाती है, अलीगढ़ में पाई जाती है, और आगरा में भी ये पाई जाती है। तो कहाँ कहाँ पर पाई जाती है हमारी मरुस्थलीय मृदा, कुछ उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में पाई जाती है, वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में जो वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है, जैसे मथुरा में लवणी मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है, अलीगढ़ में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है, आगरे में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। अब ये असल में क्यों पाई जाती है हमारी, क्योंकि इन क्षेत्रों में वर्षा बहुत कम होती है, शुष्कता और भीषण तापमान रहता है। शुष्कता और भीषण तापमान के कारण जो है हमारे जो भूमि के जो कण होते हैं वो शुष्कता की वजह से विखंडित हो जाते हैं और भुरभुरे हो जाते हैं, ठीक है, उन भुरभुरे और विखंडित कणों को ही हम जो बोलेंगे मरुस्थलीय मृदा बोलेंगे।
ठीक है। और फिर इसमें लवणता अधिक पाई जाती है। जो हमारी मरुस्थलीय मृदा होती है इसमें हमारी लवणता, सॉरी, इसमें हमारी एक मिनट, थोड़ा सा मार्क कर दी, इसमें हमारी क्या हो गया, इसमें हमारी लवणता भी पाई जाती है। लवणता हमेशा याद रखना, जहां पर ज्यादा टेम्परेचर होगा, कम वर्षा होगी, वो ऑटोमेटिकली उस मृदा में हमारी लवणता आ जाएगी। किस क्षेत्र में? उत्तर प्रदेश के कुछ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, क्योंकि यहाँ पर कम बारिश होती है इसलिए यहाँ पर लवणता होती है, शुष्कता, ठीक है। और भीषण तापमान के कारण जो है मरुस्थल, ठीक है, मरुस्थलीय वर्षा होती है। और सिंचाई, यहाँ पर सिंचाई से क्या हो सकता है, सिंचाई अगर हम सिंचाई कर दें, सिंचाई करने पर यहाँ पर मोटे अनाज पैदा हो जाएंगे, ठीक है। मोटे अनाज, हम मोटे अनाज उगा सकते हैं सिंचाई करके। हम इस वाली जमीन में, मरुस्थलीय जमीन में, मोटे अनाजों में जैसे ज्वार हुआ और आपका बाजरा हुआ, ठीक है, रागी हुई, इस तरीके के अनाजों को हम पैदा कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ जो है हमारी मरुस्थलीय मृदा उत्तर प्रदेश में समाप्त हुई। कहाँ पर, क्यों, ठीक है, कौन कौन सी फसल हो सकती है ये, ठीक है, मरुस्थलीय मृदा में, वो हमने सारा डिस्कस कर लिया। अब हम जो है अगले बिंदु पर चलते हैं। भूड़ मृदा। भूड़ मृदा कुछ नहीं है, हमारे गंगा और यमुना के जो मैदानी क्षेत्रों में बहुत पहले, ठीक है, गंगा, भूड़ मृदा की बात करते हैं हम लोग, काय की, भूड़ मृदा की बात करते हैं। जो गंगा का प्लस यमुना का मैदानी क्षेत्र जो है, गंगा और यमुना का कुछ मैदानी क्षेत्र जो है उसमें प्राचीन काल में लगभग हमारा, प्राचीन काल में लगभग हमारे अगर 10 से 20 फुट ऊंचे, 10 से 20 फुट ऊंचे जो मिट्टी के टीले बन गए, ठीक है, उन टीलों को ही भूड़ कहते हैं। और ये भूड़ क्या होती है, बलुई मिट्टी होती है। और कृषिगत नजरिए से ये बहुत, मतलब इसमें बहुत ही मुश्किल है कृषि करना, ठीक है। तो गंगा और यमुना के मैदानी क्षेत्र में अगर कहीं पर आपको 10 से 20 फीट ऊंचे मिट्टी के टीले दिखाई दे रहे हैं और वो मिट्टी जो है भुरभुरी है, रेतीली है, उस रेतीली मिट्टी के जो टीले जो 10 से 20 मीटर ऊंचे, फीट ऊंचे हैं, उन टीलों को ही हम भूड़ बोलते हैं, ठीक है। इसके पश्चात जो है हम, भूड़ का हमारा हो गया भूड़ मृदा, भूड़ मृदा हो गया हमारा। भूड़ मृदा के बाद हम बात करते हैं काली या रेगुर मिट्टी, ठीक है। भूड़ मृदा के बाद हम काली या रेगुर मिट्टी, काली या रेगुर मिट्टी ये कहाँ कहाँ पर होती है, ठीक है, कुछ पश्चिमी जिलों में होती है, उत्तर प्रदेश के कुछ पश्चिमी डिस्ट्रिक्ट में होती है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के कुछ ये पश्चिमी डिस्ट्रिक्ट में होती है जो काली या रेगुर मिट्टी होती है। और कहीं कहीं पर हमारी बुंदेलखंड में भी पाई जाती है, बुंदेलखंड में भी, खंड में भी कहीं कहीं पर, कहीं कहीं, पूरे बुंदेलखंड में नहीं पाई जाती। अभी हम बुंदेलखंड की मृदाओं को अलग से एक्सप्लेन करके वन बाय वन पढ़ेंगे। तो काली या रेगुर मिट्टी जो होती है हमारी बुंदेलखंड में, और बुंदेलखंड के कहीं कहीं क्षेत्र में पाई जाती है। स्पेशली अगर हम बात करें जो हमारा बुंदेलखंड का उत्तर प्रदेश जो है उसमें बुंदेलखंड रीजन, जो बुंदेलखंड में पश्चिमी बुंदेलखंड में पाई जाती है, ये झांसी ललितपुर के आसपास, ठीक है। और कुछ पश्चिमी डिस्ट्रिक्ट में भी पाई जाती है, जैसे कि सहारनपुर हुआ हमारा, मुजफ्फरनगर हुआ हमारा, अमरोहा हुआ हमारा, मेरठ हुआ हमारा, ठीक है, गाजियाबाद का कुछ ग्रामीण क्षेत्र हुआ। ऐसी जगहों में भी हमारी काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी को कपास मृदा भी बोलते हैं। और काली मिट्टी में क्या है, आ, जल को होल्ड करने की क्षमता बहुत अधिक होती है,
इसको हम इसलिए कपास मृदा भी बोलते हैं। ठीक है, काली मृदा हो गई, लवड़ीय मृदा हो गई, मरुस्थलीय मृदा हो गई, बांगर मृदा हो गई, खादर मृदा हो गई, भूड़ मृदा। तो हमने लगभग लगभग ये जो मध्यवर्ती मैदानी मृदा, ठीक है लगभग, हमने जलोढ़ मृदा में खादर मृदा भी पढ़ लिया, बांगर मृदा भी पढ़ लिया, लवड़ीय मृदा भी पढ़ लिया, मरुस्थलीय मृदा भी, भूड़ मृदा भी, कालीय रेगुर मृदा। तो हमने क्या है, अब हमने क्या है, मध्यवर्ती मैदानी मृदा भी पढ़ ली हमने, भाबर भी पढ़ लिया हमने, तराई मृदा भी पढ़ ली। तो हमारी इस तरीके से ये 3 सेक्शन हमारे पूरे हो गए और उनके जो उप सेक्शन है वो भी हमारे कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं हम पठारी क्षेत्र की मृदाएं। देखिए ये पठारी क्षेत्र की मृदाएं हैं। पठारी क्षेत्र में हमारी ठीक है, राकड़ मृदा या राकर मृदा, ठीक है, भोंटा मृदा हो गई, लाल मृदा हो गई, परवा मृदा या पड़वा मृदा, पड़वा मृदा, मार मृदा या माड़ मृदा भी हो गई। तो अब पठारी मृदा में देखिए, हम जैसे कि जानते हैं ये प्री कैम्ब्रियन चट्टाने, जैसे हमारा जो बुंदेलखंड वाला रीजन है, सबसे पहले हम जान लीजिए, देखो बुंदेलखंड वाला रीजन ये है, ये नीचे ये, तो देखो इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, एक मोटा मोटा आइडिया दे देते हैं हम। आई एम सॉरी, इसमें झांसी आ जाएगा, ललितपुर आ जाएगा, ठीक है, और महोबा आ जाएगा, चित्रकूट आ जाएगा, सोनभद्र आ जाएगा, और आपका प्रयागराज का या इलाहाबाद का सुदूर दक्षिण आ जाएगा, ठीक है, मिर्जापुर का गंगा पार का क्षेत्र आ जाएगा, थोड़ा सा चंदौली का क्षेत्र आ जाएगा। तो ये सारे, चित्रकूट आ जाएगा, बांदा, ठीक है, महोबा, ये सारे जो जिले हैं ये इधर हैं, तो इधर आ जाएगा हमारा, ठीक है, बुंदेलखंड का रीजन। तो इस रीजन में हमारी कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, प्री कैम्ब्रियन चट्टानें पाई जाती हैं। ये वाले क्षेत्र में हमारी कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, प्री कैम्ब्रियन चट्टानें पाई जाती हैं, प्री कैम्ब्रियन चट्टानें पाई जाती हैं। तो इस क्षेत्र में पठारी क्षेत्र है ये, इस क्षेत्र में हमारी प्री कैम्ब्रियन चट्टानें पाई जाती हैं। प्री कैम्ब्रियन चट्टानों के, ठीक है, रासायनिक, भौतिक और जैविक विघटन से, ठीक है, रासायनिक, भौतिक और जैविक विघटन के कारण प्री कैम्ब्रियन चट्टानों के कण टूटकर बिखरने लगे और बिखर कर क्या है, इन्होंने मृदा का रूप ले लिया। ठीक है, ये सारे क्षेत्र में हमारी प्री कैम्ब्रियन चट्टानें, क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। इन चट्टानों में रासायनिक और भौतिक और जैविक विघटन के कारण जो है, तो इन चट्टानों में विखंडन हुआ, इस विखंडन से है भूमि मतलब मृदा का निर्माण हुआ। उस मृदा को ही हम पठारी क्षेत्र की मृदा या बुंदेलखंडी मृदा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बुंदेलखंडी मृदा भी बोलते हैं, बुंदेलखंडी मृदा भी बोलते हैं। अब ये बुंदेलखंडी मृदा जो बुंदेलखंड रीजन में पाई जाती है, ये छोटे छोटे मतलब क्षेत्रीय स्तर पर इसमें छोटा छोटा परिवर्तन होता रहता है। तो मतलब क्षेत्र के आधार पर यहाँ पर कुछ अलग विशेषता, 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 इन विशेषताओं के कारण बुंदेलखंडी मृदा को भी फर्दर बांटा गया है। मतलब यह पठारी क्षेत्र की मृदा या बुंदेलखंड की जो मृदा है उसको फर्दर कई क्षेत्रों में उसमें बांटा भागों में। एक राकड़ मृदा, ये राकर मृदा हो गई, दूसरी भोंटा मृदा हो गई, लाल मृदा हो गई, परवा मृदा हो गई, और ये मार या माड़ मृदा हो गई। समझ गए। तो प्रीकैम्बियन चट्टानों के विघटन से रासायनिक, भौतिक, जैविक, ठीक है, विघटन के कारण, ठीक है, प्रक्रियाओं के कारण जो है चट्टानें विखंडित हो गई और इन्होंने मृदा का रूप धारण कर लिया। इस मृदा को ही बुंदेलखंडी मृदा बोला जाता है या पठारी क्षेत्र की मृदा बोला जाता है। ये बुंदेलखंड की मृदा या पठारी मृदा जो है थोड़े बहुत बदलते स्वरूप के साथ साथ अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग
नाम से जानी जाती है। तो अब हम बुंदेलखंडी मृदा या पठारी क्षेत्र की मृदा, जो ये अलग अलग इंडिविजुअल पार्ट है, इनको हम अलग अलग तरीके से देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनने की संभावना रहती है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं बुंदेलखंडी मृदा या पठारी मृदा की जो अलग अलग प्रकार हैं उनको पढ़ते हैं हम। ओके ओके, हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हो गई हमारी राकड़। ठीक है, ये हो गई हमारी राकड़ मृदा या राकर मृदा। जो राकर मृदा होती है लाल भूरा रंग होता है, दानेदार होती है, सामान्यतः ढालों पर पाई जाती है। इसका लाल भूरा रंग होता है, भूरा रंग होती है, और सामान्यतः ये ढालों पर पाई जाती है, ढालों पर पाई जाती है। ठीक है, कैसा रंग होता है इसका? लाल भूरा रंग होता है, और सामान्यतः ये कहाँ पर पाई जाती है? ढालों पर पाई जाती है, और दानेदार होती है। मृदा कैसी होती है? दानेदार होती है। तो ये हमारी राकड़ मृदा जो है, राकड़ मृदा की ये लाल और भूरा रंग होता है, इसका ढालों पर पाई जाती है, दानेदार होती है। जाहिर सी बात है, जब हमारी चट्टानों का विखंडन होगा तो वो दानेदार रूप में हो जाती हैं, तो वो दानेदार ही होगी। तो राकड़ मृदा जो हो गई हमारी। तो क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तर प्रदेश में राकड़ मृदा कहाँ पर पाई जाती है? पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन दे देगा, राकड़ मृदा कहाँ पाई जाती है? पठारी क्षेत्र में, तराई के क्षेत्र में, या पूर्वी उत्तर प्रदेश में, या भाबर के क्षेत्र में, ऐसे करके। तो राकड़ मृदा हमारी पठारी क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। राकड़ मृदा के बाद अगली मृदा की अगर हम बात, एक बार मैं पुनः देख लेता हूँ कि रिकॉर्डिंग सही चल रही या नहीं, क्योंकि मैं अकेला हूँ। ओके, रिकॉर्डिंग अच्छी चल रही है। राकड़ मृदा के बाद हमारी आ गई, ठीक है, भोंटा मृदा। राकड़ मृदा के बाद कौन सी मृदा आ गई हमारी? भोंटा मृदा। ठीक है, इसका जो निर्माण हुआ है विंध्यन श्रेणियों के टूटने से हुआ है। ठीक है, विंध्यन श्रेणी के विखंडन से हुआ है। इसका रंग भी जो है हल्का लाल है, बस इसका रंग भी, ठीक है, हल्का लाल है। तो भोंटा मृदा का जो निर्माण हुआ है विंध्यन श्रेणी के विखंडन से, और इसका रंग जो है हल्का लाल होता है। और फिर इसके पश्चात जो है हम अगली भोंटा मृदा, क्वेश्चन आ सकता है कि भोंटा मृदा निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में पाई जाती है? पठारी क्षेत्र में, या आपका तराई के क्षेत्र में, या भाबर के क्षेत्र में, या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में? तो भोंटा मृदा हमारी पठारी क्षेत्र में या बुंदेलखंड के क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, इसके पश्चात जो है हम अपनी बुंदेलखंड में अगली मृदा जो सी पाई जाती है वो है हमारी लाल मृदा। कौन सी है हमारी? ये हो गई हमारी लाल मृदा। ठीक है, बुंदेलखंड में जो अगली मृदा है हमारी, ये लाल मृदा है। ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? कई एक बार ये क्वेश्चन मालूम करा है कि उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड के कहाँ कहाँ क्षेत्र में पाई जाती है। ये, ठीक है, दक्षिणी प्रयागराज में, दक्षिणी प्रयागराज, तो प्रयागराज बहुत बड़ा जनपद है, तो उसके जो सुदूर दक्षिण है, ठीक है, तो उधर जो है ये पाई जाती है। प्रयागराज के साथ साथ जो है हमारी झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, झांसी में पाई जाती है ये, मिर्जापुर में पाई जाती है ये, ठीक है, और सोनभद्र में पाई जाती है ये, सोन सॉरी सोनभद्र में पाई जाती है। ठीक है, सोनभद्र में पाई जाती है, कुछ थोड़ा सा ये चंदौली वाले क्षेत्र में भी पाई जाती है। तो कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? जो हमारी ये लाल मृदा है जो बुंदेलखंड में पाई जाती है, दक्षिणी प्रयागराज में, झांसी में, मिर्जापुर में, सोनभद्र में, चंदौली में पाई जाती है। वही है, मतलब कैसे इसका निर्माण होता है? विंध्यन क्रम की चट्टानों के टूटने से, क्योंकि सारी चट्टानें का विस्तार वही है, विंध्यन क्रम की चट्टानों
के टूटने के कारण, के टूटने के कारण इसका निर्माण हुआ है। तो जो हमारी लाल मृदा है, पठारी मृदा, बुंदेलखंडी मृदा का एक भाग है। दक्षिणी प्रयागराज, झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली में विंध्यन क्रम की चट्टानों के टूटने से इसका मतलब होता है। लाल मृदा में हमारा क्या हो सकता है? मोटे अनाज हो सकते हैं, ज्वार हो सकता है, रागी हो सकता है, बाजरा हो सकता है, यही सब मतलब कुछ दालें भी हो सकती हैं हमारी। तो ये हमारा लाल मृदा हो गया। ठीक है, लाल मृदा जो बुंदेलखंड के क्षेत्र में जो लाल मृदा, वो उसके ऊपर हमने थोड़ी सी ये बात कर ली। तो लाल मृदा के बाद अब हम परवा मृदा या पड़वा मृदा, ठीक है, इसको परवा लिख रहा नहीं यहाँ पर, ये देखिए परवा लिख रहा। तो पठारी क्षेत्र में अगली मृदा जो पाई जाती है परवा मृदा, इसको पड़वा मृदा भी बोलते हैं, इसको पड़वा मृदा भी बोलते हैं। तो पड़वा मृदा जो है हमारी हमीरपुर, जालौन से कहां कहां पर पाई जाती है? हमीरपुर प्लस जालौन, ठीक है, प्लस जो बीहड़ वाली जो जमीन है, बीहड़ों में और यमुना के तटीय क्षेत्रों में, बीहड़, बीहड़ प्लस यमुना के तटीय क्षेत्रों में, तटीय क्षेत्रों में। ये देखो ध्यान रखना, मैं थोड़ा सा अंडरलाइन कर दूं, मुझे ऐसा आभास हो रहा है कभी भी क्वेश्चन मालूम कर सकता कि पड़वा मृदा कहाँ पर पाई जाती है। ध्यान रखना, यमुना के तटीय क्षेत्रों में और जो बीहड़ वाला क्षेत्र है इसमें पाई जाती है। ठीक है, ठीक इधर पाई जाती है बीहड़ वाले क्षेत्र में और यमुना के तटीय क्षेत्रों में, हमीरपुर और जालौन, लेकिन यमुना के तटीय क्षेत्रों में ये जरूर याद रखना, और बीहड़। ठीक है, तो पड़वा मृदा ये हो गई हमारी हमीरपुर, हल्के लाल भूरे रंग की। ठीक है, ये कैसी होती है? हल्के लाल, हल्का लाल भूरा रंग होता है, भूरा रंग, और दोमट मिट्टी टाइप होती है। ये कैसी हो गई हमारी? बलुई दोमट मिट्टी टाइप हो गई, बलुई दोमट मिट्टी के प्रकार की हो गई। कैसी है ये? देखो पड़वा मृदा जो हमीरपुर, जालौन, बीहड़ और यमुना के तटीय क्षेत्रों में हल्का लाल भूरा रंग होता है इसका, और बलुई दोमट मिट्टी इसकी ये मतलब प्रकार की होती है। ठीक है, इसके बाद हम अपना ये हमने परवा या पड़वा मृदा की चर्चा कर ली। अगला हम बात करते हैं मार या माड़ मृदा। ठीक है, ये हमारी अंतिम मृदा है। इसके बाद जो है मृदा के ऊपर उत्तर प्रदेश में जो भी प्रश्न मालूम किए हैं उन पर चर्चा करेंगे। मार या माड़ मृदा, ठीक है, ये हो गया। इसको हम थोड़ा सा रफ कर देते हैं। मार या माड़ मृदा, यह मृतिका मृदा है। ठीक है, यह मृतिका मृदा है, मतलब इसमें छोटे छोटे कण है। मृतिका मतलब छोटे छोटे कण, क्ले टाइप के कण होते हैं। ठीक है, यह मृतिका मृदा है। इसका काला रंग होता है। रंग कैसा होता है? मार या माड़ मृदा का काला रंग होता है। मार या, ये क्वेश्चन आ सकता, माड़ मृदा का कैसा रंग होता है? काला रंग होता है। फिर उसके बाद जो है हमारा चिकनी मिट्टी के समान होती है, चिकनी मिट्टी के समान होती है। और ये बुंदेलखंड के, बुंदेलखंड ये सारा, तो ये पूर्वी बुंदेलखंड, ये पश्चिमी बुंदेलखंड, इस वाले रीजन में पाई जाती है, इस वाले रीजन में। ठीक है, कहां पर पाई जाती है ये? इस वाले रीजन में हमारी काली और लाल मृदा पाई जाती है। तो ये बुंदेलखंड के पूर्वी पश्चिमी हिस्से में, ठीक है, ये बुंदेलखंड के पश्चिमी हिस्से में पाई जाती है मार या माड़ मृदा। इस तरीके से हमने राकड़ मृदा, ठीक है, भोंटा मृदा,
ठीक है। इसके पश्चात जो है हमारी लाल मृदा, पर्वा मृदा, मारिया माड़ मृदा, इन सभी मृदाओं पर जो बुंदेलखंड के क्षेत्रों में पाई जाती हैं, इन पर हमने चर्चा कर ली। इस तरीके से हमने एक मोटी मोटी चर्चा उत्तर प्रदेश में जो मृदाओं वाले जो टॉपिक है इस पे हमने कर ली। इसके पश्चात जो है हम थोड़ा सा इस टॉपिक के क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ठीक है, थोड़ा सा इस चैप्टर के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं वो क्वेश्चन देख लेते हैं हम। एक मिनट में चैप्टर खोल लेता हूँ। उत्तर प्रदेश की मृदाएं, उत्तर प्रदेश की मृदाएं, एक मिनट। हाँ, उत्तर प्रदेश की मृदा, ये हमने अब थोड़ा सा हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो जो उत्तर प्रदेश, ये हमारा उत्तर प्रदेश हो गया ऊपर वाला क्षेत्र। ठीक है, ये ऐसे कुछ कुछ है ना। तो ये वाला जो है हमारा ये भाबर क्षेत्र है, जो शिवालिक का गिरिपाद क्षेत्र है। तो ये हमारी भाबर मृदा यहाँ पर पाई जाएगी। तो कैसी पाई जाएगी? कंकरीली और पथरीली मृदा पाई जाएगी, क्योंकि आप समझ रहे हैं यहाँ से नदियों द्वारा जो है बड़ी बड़ी टुकड़े, ठीक है, पत्थर है, चट्टानों के पीस यहाँ कर लाए जाते हैं, यहाँ पर्वत पादीय क्षेत्र में जमा हो जाती हैं। इसी को भाबर क्षेत्र कहते हैं। तो भाबर क्षेत्र में कंकरीली एवं पथरीली मृदा पाई जाएगी। तो क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? दलदली, कंकरीली, पथरीली, महीन, जलोढ़, भूर। तो कंकरीली और पथरीली यहाँ पर हमारी भाबर क्षेत्र में मृदा पाई जाएगी। तो ठीक है, भाबर क्षेत्र में किस प्रकार, मतलब भाबर क्षेत्र में कंकरीली और पथरीली मृदा पाई जाएगी, ये पहला क्वेश्चन था। फिर अगला क्वेश्चन है, लाल मिट्टी पाई जाती है, ऑप्शन है आगरा, मथुरा, एटा, मैनपुरी, सीतापुर, बाराबंकी, मिर्जापुर, झांसी। तो हमने जैसे बताया था कि ये वाला क्षेत्र जो है, झांसी वाला क्षेत्र जो है, बुंदेलखंड का जो पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पर काली और लाल मिट्टी पाई जाती है। काली प्लस लाल मिट्टी पाई जाती है बुंदेलखंड। तो झांसी वाला क्षेत्र ये हो गया। तो इसमें क्या है, लाल मिट्टी पाई जाती है। आगरा मथुरा नहीं, आगरा मथुरा में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, एटा मैनपुरी में भी नहीं, सीतापुर बाराबंकी तो मतलब थोड़ा थोड़ा सा तराई टाइप का क्षेत्र है, विशुद्ध रूप से यहाँ पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। मिर्जापुर झांसी में लाल कलर की मृदा पाई जाएगी हमारी ये। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में अवनालिका अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है? तो मेरठ में तो अवनालिका अपरदन होता ही नहीं है। बीहड़, अवनालिका अपरदन वहां होगा जहां पर बीहड़ होते हैं। तो मेरठ में भी बीहड़ नहीं है। दूसरा ऑप्शन है गोरखपुर में बीहड़ है, नहीं। बिहार, वहां अवनालिका अपरदन कहाँ अधिकतम होता है? अवनालिका अपरदन वहां होगा जहां बीहड़ होते हैं, जैसे चंबल के बीहड़। चंबल के बीहड़ कैसे बने? अवनालिका अपरदन से। तो मेरठ में तो अवनालिका अपरदन नहीं हो रहा, गोरखपुर में भी नहीं हो रहा, फर्रुखाबाद में भी नहीं हो रहा, इटावा में हो रहा, क्योंकि इटावा बुंदेलखंड की तरफ है। तो इसका आंसर हो जाएगा इटावा। एक बार फिर इसको पढ़ते हैं। पीसीएस 2011 में एक प्रश्न आया हुआ, प्रदेश में अवनालिका अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है? इटावा। ठीक है, प्रदेश में वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? देखो, वायु वायु अपरदन से देखो, ये वाला क्षेत्र जो है हमारा मथुरा आगरा वाला क्षेत्र जो है हमारा सबसे ज्यादा वायु अपरदन से प्रभावित है। ठीक है, मथुरा और आगरा, थोड़ा सा अलीगढ़ भी मान सकते हैं। ठीक है, ये जो रीजन है, ये रीजन हमारा कैसे प्रभावित है? वायु, ठीक है, वायु मृदा अपरदन से। अब देखो क्वेश्चन क्या, प्रदेश में वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र तो बिल्कुल नहीं है, उत्तरी क्षेत्र भी नहीं है, दक्षिणी, पूर्वी क्षेत्र बिल्कुल नहीं है, उत्तरी क्षेत्र भी नहीं है, दक्षिणी क्षेत्र तो नहीं है क्योंकि बुंदेलखंड का। तो पश्चिमी क्षेत्र में मथुरा, अलीगढ़, आगरा वाला क्षेत्र जो है ये हमारा
यहाँ पर जो है वायु मृदा अपरदन पाई जाती है। पीसीएस 2003 में आया था क्वेश्चन। मार या माड़ मृदा का विस्तार उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में? अभी हमने पढ़ी थी मार या माड़ मृदा हमारी बुंदेलखंड के क्षेत्र में, पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। तो और देखो फिर सुनो क्वेश्चन, मार या माड़ मृदा, माड़ या मार मृदा भी हमने पढ़ी थी, किस क्षेत्र में इसका विस्तार है? भाबर क्षेत्र में? नहीं, बिल्कुल नहीं है। और तराई क्षेत्र में? बिल्कुल नहीं है। मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र में नहीं है। मार या माड़ मृदा भी बुंदेलखंड क्षेत्र में, तो इसका पठारी क्षेत्र या बुंदेलखंड क्षेत्र में मार या माड़ मृदा हो जाएगी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में भोंटा मृदा कहाँ पर पाई जाती है? भोंटा मृदा अभी हमने कहाँ पर पढ़ी थी? बुंदेलखंड क्षेत्र में, ठीक है, या पठारी क्षेत्र में। तो क्या है, उत्तर प्रदेश में भोंटा मृदा का विस्तार किस क्षेत्र में? तराई के क्षेत्र में? नहीं। मैदानी क्षेत्र में? नहीं। भाबर क्षेत्र में? नहीं। पठारी क्षेत्र में है। पठारी क्षेत्र में या बुंदेलखंड क्षेत्र में हमारा भोंटा मृदा का विस्तार है। फिर उससे अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तर प्रदेश में सिकटा, करियल और ढनका किस मृदा का उपनाम है? मैं ये क्वेश्चन बताना भूल गया। देखो बताया था, हाँ मैंने, दोमट मृदा, जो दोमट मृदा है, दोमट मृदा को सिकटा मृदा भी कहते हैं। सही कहते हैं। सिकटा, करियल, करियल या ढनका, ढनका मृदा भी कहते हैं। दोमट मृदा के 3 नाम है उत्तर प्रदेश में, सिकटा, करियल, ढनका मृदा के दोमट मृदा को ही कहते हैं। ठीक है, यही कह रहा कि उत्तर प्रदेश में सिकटा, करियल और ढनका किस मृदा का उपनाम है? लाल मृदा का नहीं, काली मृदा का नहीं, मरुस्थलीय मृदा का नहीं, दोमट मृदा का नाम है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में भात मृदा का प्रसार है? तो मध्य के मैदानी मृदाओं को भात मृदा, भात मृदा जो है हमारा मध्य के मैदानी भागों में लाल मिट्टी पाई जाती है। आगरा मथुरा में बिल्कुल नहीं, यहाँ पर मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। सीतापुर बाराबंकी में भी नहीं, यहाँ पर तो चिकनी मिट्टी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। मिर्जापुर और झांसी में हमारी लाल मृदा पाई जाती है। क्योंकि हमने जिक्र किया था कि जो उत्तर प्रदेश का ये पूर्वी उत्तर झांसी वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर हमारी लाल मृदा पाई जाती है। बस इसी के साथ जो है हमारे सारे प्रश्न की प्रैक्टिस भी कर ली, हो गया। टॉपिक को हमने बाइंड अप किया, तथ्यात्मक दृष्टिकोण से, विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से, सभी आयामों को हमने इस टॉपिक